नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तो आपको बता दें कि गांव में लगाएंगे जनता चौपाल, वहीं चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तो ये आपको बता दें कि इस दौरान वो गांव में जनता चौपाल लगाएंगे, जहां लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो वही वक्त पे ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। वही कृषि मंत्री गांव में चौपाल लगाएंगे, जहां जनता चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। आपको बता दें कि कृषि मंत्री गांव में जनता चौपाल लगाएंगे, वही चौपाल में वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। बड़ी और अहम जानकारी, जहां मौसम को लेकर के खबर, जहां आज और कल हो सकती है बारिश। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है, जहां आज और कल बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा, जहां आज और कल सकती है बारिश। तो ये आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है, जहां प्रदेश में आज और कल बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां प्रदेश में अब मौसम का मिजाज बदलेगा। मैं आपको बता दें कि आज और कल बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है, जहां प्रदेश में आज और कल बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दी जानकारी, जहां हरियाणा में बदलेगा मौसम का मिजाज। में आपको बता दें कि आज और कल बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, जहां आज और कल हो सकती है बारिश। तो ये आपको बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, जहां प्रदेश में आज और कल बारिश हो सकती है। पंचायत विभाग के साथ सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सभी राज्यों के सीईओ, जिला परिषद और पूर्व जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे थे। सरकार ने पहले ही इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग बनाकर पंचायतों के अधिकार बढ़ाए, वहीं अब काउंसलिंग के काम का भी रिव्यू किया गया। बैठक में बजट के लिए काफी सुझाव सामने आए। सीएम ने कहा कि पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केवल रिकमेंडेशन कर सकती है, फैसला पंचायत को ही करना होगा। देखिए, बहुत से विषयों का प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में भी दिया गया है और प्रदेश की ओर से हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों के इनकम के बढ़ाने के रास्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश की ओर से एक रिकमेंडेशन होती है। उसमें डायरेक्शन तो पंचायतें खुद इंडिपेंडेंट हैं, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद, पंचायत समिति के अपने यहाँ किस प्रकार की इनकम बढ़ाने में कौन सा वो चार्जेज लगा सकते हैं, कौन सा असेस लगा सकते हैं, कौन सी लाइसेंस, कौन सी फीस लगा सकते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। जैसे मानो किसी गांव के अंदर कोई पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर भी चार्ज लगा सकते हैं। कहीं मानो टावर लगे हुए हैं, ये जो इसके होते हैं मोबाइल टावर्स होते हैं, वहाँ ज़मीनें हैं, उन ज़मीन का किराया उनसे ले सकते हैं। नॉर्मल फीस वैसे तय है उसकी 10,000 रुपये पर टावर, तो पहले से तय है, लेकिन ज़मीन का जैसे वो किराया ले सकते हैं। कुछ वहाँ अपनी बिल्डिंग बना करके उसका कमर्शियल उपयोग वो कर सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के उनके पास मसौदे होते हैं, उसका वो और इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि पंचायतों का चुनाव का जो विषय है कोर्ट में अभी उलझा हुआ है। लगता तो है मुझे कि जल्दी उसका कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा और निर्णय होने के बाद पंचायत चुनाव भी होंगे। लेकिन अगर उसमें देरी होती है तो ये सुझाव आया है कि वहाँ कुछ विलेज लेवल कमेटीज, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज, ब्लॉक लेवल कमेटीज ऐसी बना करके उनको एक परामर्श के रूप में उनसे परामर्श किया जाए और जो भी काम है उनके परामर्श से अधिकारी करेंगे तो एक संतुष्टि होगी। ग्राम सभा की मीटिंगें भी रेगुलर की जाए, ये सुझाव भी उसमें आए। देखिए, इस विषय में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि सभी विभागों से बजट की चर्चाएं चल रही हैं और अभी तो काफ़ी और भी विभागों से बातचीत होनी है। हेल्थ के नाते से भी होनी है। आज सायंकाल एग्रीकल्चर के विषय को लेकर के भी है। इसी प्रकार से बाकी सब विषयों पर जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही कुछ तय कर पाएंगे कि किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। और बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बजट बनाने वाली जो कमेटी है, फाइनेंस के हमारे लोग हैं, उनके सुझाव आएंगे और फिर उसका रूप दिया जाएगा। इसलिए बजट जब पेश होगा उस समय सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक जानकारी आपको जो मुझे देनी है, अभी पिछले दिनों में स्कूलों में जो बच्चों की, खास करके 8वीं और 5वीं के बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें CBSE के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं। तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार 8वीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के नहीं लिए जाएं। तो हमने तय किया कि 1 वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना 8वीं की ना 5वीं की, किसी की भी नहीं, ना CBSE की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से इस बार। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 14 शिकायतें सुनी, जिनमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। जन समस्या की सुनवाई करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी विवाद रखे जाते हैं, उन विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट अधिकारी प्रस्तुत करें। यदि किसी ने गलत रिपोर्ट पेश की तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रीवांसेस कमेटी के अंदर 14 टोटल परिवार थे, जिसमें से 13 डिस्पोज ऑफ कर दिए और 1 इसका पेंडिंग रखा है। और जो भी कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोताही बरती गई है, उन विभाग के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई वो पब्लिक की जो भी ग्रीवेंसेस है उसको टॉप प्रायोरिटी पर सोल्व करें ताकि जनता को असुविधा ना हो। वहीं गुरुग्राम में एग्रो मॉडल्स को लेकर एक मीटिंग की गई। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर जहां ये मीटिंग की गई, तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में एग्रो मॉडल्स को लेकर एक मीटिंग में जहां हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से ये मीटिंग की गई, जिसमें एग्रो मॉडल्स को जनरल मॉल के रूप में बेचने के लिए चर्चा की गई। इस मीटिंग में इन्वेस्टर्स भी शामिल हुए। इसके तहत इस मीटिंग को प्री इन्वेस्टर मीटिंग का नाम दिया गया। तो वही एग्रो मॉडल्स को लेकर ये मीटिंग की गई, जहां जनरल मॉल्स में होगा कन्वर्टर। तो ये आपको बता दें कि मीटिंग में इन्वेस्टर्स भी शामिल रहे। तो गुरुग्राम में एग्रो मॉडल्स को लेकर इस मीटिंग में जहां हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से ये मीटिंग की गई, जिसमें एग्रो मॉडल्स को जनरल मॉडल के रूप में बेचने के लिए चर्चा की गई। तो इस मीटिंग में इन्वेस्टर्स भी शामिल हुए, जिसके तहत इस मीटिंग को प्री इन्वेस्टर मीटिंग का नाम दिया गया। बोर्ड ने डिसीजन किया क्योंकि बोर्ड की प्रॉपर्टी है, काफी दिनों से वो अनयूज पड़ी हुई थी, तो उसको हम लोग जनरल मॉल में कन्वर्ट करके उसको मल्टीपल यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कोई नहीं बेच सकता, अगर वो भी बेचना चाहेगा वो भी बेच सकता है, जो मर्जी चाहे वो लोग कर सकते हैं। इट इज ए जनरल मॉल नाउ। तो वी आर नॉट डिप्राइविंग ये कि आप किसान, बहुत से लोग कहते हैं किसानों को डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव बिल्कुल नहीं किया। अगर उनकी डिमांड होगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट हमेशा डिमांड पे चलता है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो हो सकता है वहाँ पर सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही बिकें। अगर वहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो कमर्शियल प्रोडक्ट ही बिके। तो इसमें हमने करनाल का और पानीपत के 2 मॉल्स हमने इसमें भी लिए।
हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल एसोसिएशन ने झज्जर में एक अहम बैठक की, जिसमें विभागों के निजीकरण करने को लेकर चर्चा की गई और विरोध क्या क्या। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार सभी सरकारी महकमों का निजीकरण करने जा रही है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश भर में खाली स्थानों को भी भरा नहीं गया है, जबकि काफी कच्चे कर्मचारी हैं जिन्हें पक्का किया जाना चाहिए। ये हमारी राज्य कमेटी की उसमें तय हुआ था, मैकेनिकल वर्कर यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक में हम तमाम जिलों की बैठक करेंगे। उसी कड़ी में जिला जज्जर की हम विस्तारित बैठक कर रहे हैं और बैठक में हमारा मेन एजेंडा है जो 28-29 मार्च की हड़ताल है, उसकी तैयारियों को लेके और हमारे सांगठनिक जो काम है, सदस्यता है, उसको लेके। पहला काम तो ड्यूटी करना। यूनियन वाले क्या करते हैं, यूनियन का काम होता है अपने जो मुद्दे होते हैं वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां सक्षम युवा स्कीम के तहत काम करने वाले युवाओं की शिकायत है कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उनका वेतन कम है जो उन्हें नहीं मिला, जबकि वेतन के हिसाब से काम ज्यादा लिया जाता है। उनकी मांग है कि उनका रुका हुआ वेतन तुरंत दिया जाए। तीसरी डिमांड हमारी जो फैमिली आईडी के अंदर सरकार ने, चौथी डिमांड जो हमारी है, कम से कम 18,000 न्यूनतम वेतन हो। हमारी मांग यही है कि जो सक्षम युवा हैं, काम कर रहे हैं, उनको उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है और जो पे है वो कम है। हमारी 9,000 रुपये मिलते हैं हमें, 3,000 रुपये भत्ता और 6,000 रुपये जो हम काम करते हैं उसका मिलता है। 6,000 और कई बार अभी 5 महीने से 6,000 भी, जैसे 3,000 नहीं मिल रहे हमें भत्ता, और जैसे मोस्टली सक्षम है उनकी वो सैलरी भी नहीं आ रही। ये तो सैलरी है जब हम काम कर रहे हैं। तो क्या डिमांड है कि वहीं पानीपत के खंड समालखा के लोगों की लंबी पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जहां पानीपत के खंड में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि समालखा क्षेत्र के लोगों को हाईटेक ITI की सौगात जल्द मिलने वाली है। स्थानीय विधायक ने चुकलाना में पहुंचकर ये घोषणा की, जहां कि 5 एकड़ में 20 करोड़ की लागत से ITI तैयार करवाई जाएगी। बात का वजन भी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अब लोग कह देते हैं भाई हम तो, मैं कई अच्छी सौगात लेकर आया हूं, क्योंकि मैं जब विधायक था 9 से 14 में, तो एक हमारी कांग्रेस की सरकार में जब एक ITI मंजूर हुई थी, एक बापुली मुझे चुलकाना में हुई थी, ऑक्सी टेक्निकल कारणों से बन नहीं पाई और मैंने इस ITI के लिए मैं प्रयासरत रहा और मैंने विधानसभा में इसका क्वेश्चन उठाया और सरकार से मांग की। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने ITI यहाँ चुलकाना में उपलब्ध कराई। आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी है, जो मेरी कमिटमेंट थी, जो मेरी अनाउंसमेंट थी, आज पूरी हुई है और चुलकाना गांव में और पूरे इलाके में समालखा में खुशी का मौका। पानीपत के समालखा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सड़कों पर उतरकर नशे कर रहे लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया और नशा न करने की अपील की। जो बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तम्बाकू नस्वार का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो प्रचार कर रहे हैं, उन काम चलान कर रहे हैं। जो सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल में जो है, उसके आसपास में जो बीड़ी सिगरेट है उनका चलान कर रहे हैं। वहीं पंचकुला में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने की। वहीं विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि पिछले 7 सालों में खादी और ग्रामोद्योग की सेल में 190% बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि KVIC युवाओं के माध्यम से 25 लाख तक लोन देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 35, तो वही आपको बता दें, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी और महिलाओं को 35% सब्सिडी दी जाती है। और उसके कारण से थोड़ा टाइम भी है। जैसे अभी now it is the time देखिए, ये PMEGP स्कीम ओनली फॉर न्यू इंडस्ट्री। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें पूरे 3 महीने शुरू के फाइनेंशियल ईयर के वो कोविड को चले गए लगभग। मैं हिमाचल से हूँ। वही अगली खबर रेवाड़ी से आपको बता दें कि जहां रेवाड़ी में रिश्तों के
शर्मसार करने का मामला सामने आया। दरअसल रेवाड़ी के राजीव नगर मोहल्ले में एक नाबालिग बेटे ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर सौतेले पिता को मौत के घाट उतार दिया। वही जानकारी के मुताबिक मृतक लीलू की पत्नी की करीब 6 साल पहले मौत हो गई थी। लीलू की पहली पत्नी का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। करीब 3 साल पहले लीलू ने अपने पड़ोसी में रहने वाली कृष्ण उर्फ अलका से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद से ही उसका नाबालिग बेटा अपने सौतेले पिता लीलू से रंजिश रखता था। कई बार इस बात को लेकर आपस में झगड़ा भी हुआ। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां आरोपी बेटे को बाल सुधार गृह और अन्य साथियों को जेल भेज दिया गया है। एक आदमी के चप्पू मार दिया है और सूचना पाकर हम मौका पर राजीव नगर धक्का बस्ती में गए। वहाँ से पता लगा कि भाई जिसके चप्पू लगा था वो ट्रामा सेंटर रेवाड़ी में दाखिल हो गया। तो वहाँ गए, उसकी देखिए हालत सीरियस थी। उसका लड़का था अजय, उसके बयान लिखे। उसके बयान पर हमने 4 लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज करी और FIR दर्ज करके तुरंत बाद उनको 4 लड़कों को हमने हथियार सहित काबू कर लिया। लेकिन वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने धोखाधड़ी से पैसे हड़पने और फ्लैट दिलवाने के बहाने दुष्कर्म करने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़ित महिला से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री स्कीम के तहत प्लॉट दिलाने की बात कही, जिसके बाद व्यक्ति ने महिला को सुंदरपुर फाटक के पास 3 मंजिला फ्लैट दिखाने के बहाने बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं साथ ही किसी को बताने पर महिला को फ्लैट न दिलवाने की धमकी दी और महिला से 5,96,000 रुपए भी ऐंठ लिए, जिसके बाद महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सोनीपत में घर में युवक का शव मिला। शव मिलने से जहां आसपास में हड़कंप मचा। वही आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। बता दें कि मामले की जांच में पता चला कि बुजुर्ग नंदलाल की हत्या गला दबाकर की गई थी। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिली थी कोट मोहल्ला में एक नंदलाल नाम का व्यक्ति जिसकी एज 65 साल करीबन है, उसका गला घोट कर हत्या की गई है। मामला दर्ज कर दिया गया है। हत्या के धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। परिजनों ने अभी अननोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में चोरों के हौसले बुलंद है। चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शाहबाद के गांव रावी का है, जहां चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर गोदाम से लाखों रुपए के लोहे के पाइप चोरी कर लिया। वहीं पीड़ित विजय कुमार ने बताया कि 52 बड़े पाइप, ड्रिल करने का सामान तथा अन्य सामान चोरी हुआ है। पीड़ित ने बताया कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि देखभाल करने वाले कर्मचारी को कमरे में बंद कर दिया और चोरी कर फरार हो गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि 5-6 लोगों थे जिन्होंने धमकाया और जान से मारने की धमकी दी, फिर सामान उठाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 12:30 बजे के टाइम हमारी आँख खुली थी। उस टाइम बंदे यहाँ 5-6 यहाँ खड़े थे हमारे मंजे के पास में। फिर वो बोलने लगे कि उठो। हमने चिंगाड़ मचाने लगी तो कह रहे मारेंगे तुम्हें, बोल लो ना, आवाज़ ना दो। तो हम चुप हो गए देख के, डर के मारे। फिर वो कहने लगे कि भाई चलो घर में जाओ। तो क्या घर का कुंडा खोल लो, घर में जाओ तुम। तो हम अंदर चले गए घर में। फिर वहाँ जाके थे हम बैठे रहे तो अंदर बंदे भी खड़े हो गए, वो जोन से थे आए थे यहाँ। फिर कह रहे गेट की चाबी दो, मगर जी हमारे पे नहीं है गेट की चाबी। 5 लाख रुपए का सामान है सर। इसमें कम से 50-52 गाड़ा इस साइड का पाइप है जो पड़ा नीचे। इस साथ के 52 पाइप थे, इसके ड्रिल थे बोरिंग करने के, और सामान था छोटा मोटा जो भी है। यानी कि 1 क्विंटल की एक पाइप है 10 फुट की। इसमें ऐसा लगभग कितने बजे का समय होगा जब ये समय जी 12:30 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक आए थे जो बंदे आए अपने 4 व्हीलर गाड़ी गुड़ी का, जैसे बंदे मुझे बताते हैं।
वहीं झज्जर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मोस्ट वांटेड बदमाश पुलिस के हाथ लग गया है। आपको बता दें कि हत्या के मामले का अतिवांछित 25,000 रुपए का इनामी आरोपी रविंद्र निवासी गांव बहराना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 सितंबर 2021 को आरोपी प्रवीण निवासी बहराना की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पूछताछ के लिए आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी से हत्या की उपरोक्त वारदात में कौन कौन आरोपी शामिल थे इस संबंध में खुलासा होने की संभावना है। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सितंबर माह में गांव बहराना जो कि दुजाना पीएस के अंडर पड़ता है, वहां पर इनकी मर्डर का केस दर्ज हुआ था और उसी केस में ये रविंद्र पुत्र राजपाल निवासी गांव बहराना को हमने सीआईए की हेल्प से अरेस्ट किया है कल शाम। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।